वेलकम दोस्तों, सभी को नमस्ते। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही है, तो क्लास 10th का चैप्टर 3 में आज लेकर आया हूँ। उसके पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में अपेक्स एजुकेशनल क्लासेस। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो साइंस बाय मिथुन सर, आपको हमारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 का पॉइंट बाय पॉइंट। मैंने इसके पहले धातु, अधातु और उधातु की एक वीडियो बना दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप देख लीजिएगा तो बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं भौतिक धातु एवं अधातु के भौतिक गुणों के बारे में। पहला आपकी जो साइंस एनसीईआरटी बुक में, साइंस की बुक में है पहला टॉपिक, वो क्या है? गुणधर्म के बारे में। ठीक है ना, तो पहले हम भौतिक गुणधर्म समझते हैं, उसके बाद रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म केवल पहचानने के लिए और रासायनिक गुणधर्म से आपका चैप्टर है, ठीक है ना, रिलेटेड। तो बात कर लें धातु की। तो धातु क्या चीज होती है भाई? मैंने बताया है इसके पहले वाली वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्योंकि इसके भाई धातु होते हैं, कहते हैं इसका जब कोष भर जाता है तो जो लिमिट में इसके बाहर रहते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है? उनको छोड़ देता है। ठीक है, तो ये धातु चमकदार भी होती है, मैंने बताया धातु चमकने वाली होती है एकदम बढ़िया से। कहीं भी देखिए जो चमकने वाली चीज मिले वो धातु ही होती है। ठोस भी होती है, कठोर भी होती है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद आ गया। ठीक है ना भाई, एक बात और बता दिया इसने कि यहाँ पे जो लिथियम और सोडियम पोटेशियम है, ये क्या है? मुलायम धातु होती है, लेकिन धातु की परिभाषा के अनुसार इसे ठोस या कठोर होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन यह अपवाद में आता है, यह होती तो धातु है मुलायम। ठीक, उसी तरीके से ठोस ना होता है पारा द्रव होता है, लेकिन क्या है? वह धातु है आपका। ठीक है ना, अब बात कर लें सुचालक। तो जो धातु होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना, उसको खींचकर, मतलब उसमें खींचकर, उसमें खिंचाव करके कुछ ना कुछ बढ़ाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का मतलब उसको जब हम पीटेंगे तो वो क्या होगा? बढ़ेगा, फैलेगा। लेकिन सुचालक की बात कर लें तो पारा और सीसा दो ऐसे धातु हैं जो क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। तो धातु सभी धातु में सुचालक होती हैं बताया गया, लेकिन पारा और सीसा विद्युत की कुचालक होती हैं। ध्यान दीजिएगा, अपवाद में आता है। ठीक है ना, इनका घनत्व अधिक होता है, गलनांक अधिक। घनत्व का मतलब है कि इनमें जो इनके जो अणु होते हैं ना, पास बहुत ज्यादा घने होते हैं, मतलब घने होते हैं, इसीलिए इनका घनत्व अधिक होता है। गलनांक का मतलब उनको गलाने की आवश्यकता हमको ज्यादा पड़ेगी। अगर हम लोहा को गलाना है तो हमें टेम्परेचर बहुत अधिक लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम? गलनांक इसका अधिक हो रहा है। देखो इसका एरो ऊपर बना दिया मैंने, ताकि आप समझें कि इसका गलनांक अधिक होगा। देखिए, लेकिन जो हमारा ये सोडियम होता है और एक्स होता है, इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ये अपवाद में आते हैं आपके। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, और बात कर लें ध्वनि की। तो धातुओं में ध्वनि होती है, उनकी अपनी एक ध्वनि होती है। इसी वजह से देखिए आप जो घंटी वगैरह बनाई जाती है ना, वो धातुओं की बनाई जाती हैं, उसको पीटने से उसमें से आवाज आती है। देखिए यहाँ पे बात कर लें इलेक्ट्रॉन बंधुता की। जब आपका धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, यानी छोड़ता है, तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से उसकी दोस्ती कम होती है, क्योंकि वो क्या करता है? छोड़ देता है। विद्युत ऋणात्मकता, कहने का मतलब जो चीजें विद्युत सुचालक होती हैं उनमें विद्युत ऋणात्मक बहुत ही कम होगा, आप समझ ही सकते हैं। आयनन विभव का मतलब होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते रहते हैं, इसलिए इनको निकालना आसानी से, जो घूम रहे हैं उनको निकालना आसान होता है, इसलिए इसका आयनन विभव कम हो जाता है। ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं अधातु की। अधातु क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, क्या करता है? सॉरी, ये देता नहीं, ग्रहण करता है, ये त्याग नहीं सकता, इसमें पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, अधातु हो गया। ये चमकदार बिल्कुल नहीं होती है, ये कठोर नहीं होती है, लेकिन हीरा एक ऐसा अधातु है जो क्या है? कठोर है तो किसमें? अधातु में, लेकिन क्या है? वह कठोर है और बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है, बात कर ले जो हमारा धातु होता है ठोस या गैसीय अवस्था में हो सकता है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, ये अपवाद में आता है। ठीक है, तो कुचालक, जितनी धातु होती हैं विद्युत की, क्या होती हैं? विद्युत की कुचालक होती हैं। इनको बढ़ाया खींचा नहीं जा सकता, खींचेंगे तो ये टूट जाएंगी, ये खींचेंगी नहीं। ठीक है ना, ये भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब होता है, जैसे बात कर लें कोई संगमरमर का पत्थर, उसको लेंगे उसे छोड़ देंगे हम, तो क्या होगा? पूरी तरीके से वो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो क्या होता है? धातुएं क्या होती हैं? भंगुर होती हैं और टूट जाती हैं। ठीक है ना, इनका गलनांक कम होता है कि जल्दी से गल जाती हैं, घनत्व इनका कम होता है, इनमें ध्वनि भी कम होती है। ठीक है ना, तो ये धातु अधातु की भौतिक गुणधर्म हो गई। अब आता है मेन टॉपिक आपका, भौतिक के बजाय रासायनिक गुणधर्म, उसकी बात कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए भाई, अभी बात कर लिए हम धातुओं की भौतिक गुणना, उसमें एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आ गई थी। हीरा की बात कर रहे थे ना, हीरा अधातु होता है, कठोर होता है। ठीक है ना, लेकिन उसमें कंफ्यूजन और है, वो चमकदार होता है,
फिर भी क्या होता है, वह अधातु होता है। जबकि मैंने बताया कि धातु चमकदार होती है, धातु की परिभाषा होती है कि धातु चमकदार हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा हीरा होता है ना, वो चमकदार होने के बावजूद भी क्या है, अधातु है, तो यह अपवाद में आता है। और एक बात, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन आता किसमें है, अधातु में आता है, तो भी क्या है, अपवाद है, ठीक है ना। तो उसको कंफर्म कर लेना आप लोग, ठीक। बात कर लें इसके धातुओं के रासायनिक गुणधर्म की, कि धातुओं की रासायनिक गुणधर्म में जो आपके चैप्टर में दिया गया है, ये कई स्टेप में है, ठीक है ना। इसके सारे स्टेप में आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं धातुओं की वायु के साथ अपक्रिया। जब धातु को हम वायु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो बनता है धात्विक ऑक्साइड। कैसे बनता है समझा रहे हैं आपको, देखिए एक धातु प्लस ऑक्सीजन जब करेंगे ना हम, तुम्हारे पास क्या मिलेगा, धात्विक ऑक्साइड। जैसे बात कर ले हम कॉपर और ऑक्सीजन जब करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। एक बात और देखिएगा इसमें, ठीक है ना, ये समीकरण जो है ना संतुलित नहीं है, तो संतुलित कैसे करेंगे इसको मैंने बताया, पहले भी एक वीडियो बना दिया है। इसको संतुलित किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे बात कर ले यहाँ पे हम O2 है तो यहाँ पे O एक ही है, ठीक है ना। यहाँ अगर हम 2 से गुणा करा दें तो क्या बराबर हो जाएगा, अभी भी गलत है। Cu के 2 हो गए, O के 2 हो गए ना, तो इसका मतलब ये कि इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं, इसमें हम 2 लगा देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो गया, समीकरण आपका संतुलित हो गया। उसी तरीके से इसमें एल्युमिनियम और ऑक्साइड को जब कराते हैं क्या मिल जाता है, आपको ये मिल जाता है, धात्विक ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये समीकरण क्या संतुलित नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो कैसे संतुलित करेंगे भाई, कुछ करें इसमें तभी तो संतुलित होगा। तो क्या करें, पहले O2 बराबर कर लें, क्या O2 बराबर तो ऐसे होगा नहीं। यहाँ पे Al2 है 2, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, 1 ही है, बराबर तो हो नहीं सकता। बात करें 3 निश्चय परमाणु है। अगर हम यहाँ पे एक काम कर दे, यहाँ करा दे 2 से गुणा, यहाँ क्या करा दे तो 2, ये कितना 4 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, 4 हो चाहिए। अभी कितना हो गया आपका O3 है ना, अगर इसमें इसको यहाँ पे देखा जाए तो 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी ना भाई, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 3 दूना 6 हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम 3 कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए आप देख लीजिएगा, बार बार मैं संतुलित करना नहीं बताऊंगा, इसमें मैंने एग्जांपल बता दिया, ठीक है। तो संतुलित करने की वीडियो मैंने डाला है पिछले चैप्टर में, अब उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट करिए, तो फिर अगला स्टेप बताते हैं ऑक्सीजन के साथ की क्रिया। चलिए भाई बात कर लें, अभी मैंने बात किया कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में मैंने बता दिया थोड़ा सा बहुत, ठीक है ना। तो मैंने जल के साथ अपक्रिया बताई आपकी, वायु के साथ अपक्रिया। अब बात कर लेते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग से अपक्रिया किस प्रकार करती हैं, इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं भाई, ठीक। पहले जैसे बात कर लें, पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि जो सोडियम और पोटेशियम होता है यानी ए और के वायु में जल जाते हैं। कैसे जल जाते हैं, जब भाई ये वायु के संपर्क में आते हैं तो ना ये क्या हो जाते हैं, जल कर उड़ जाते हैं। इसी वजह से इनको किसमें रखा जाता है, कैरोसिन के तेल में डुबा कर रखा जाता है। अब कहोगे सर कैरोसिन क्या है, कुछ लोग कैरोसिन जानते नहीं होंगे। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, जो गांव में मिट्टी का तेल होता है भाई, वही हमारा क्या होता है, कैरोसिन होता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट में क्या है, इसे बात कर लें, Mg एल्युमिनियम जिंक Pb में वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और इन पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। जैसे कि मैंने पहले चैप्टर में आपको बता दिया है, Mg को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है आपको। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड वही होता है जो मैग्नीशियम की प्लेट पर काली काली परतें जमी होती है, तो उसको हम छुड़ाते हैं, ठीक है ना। वही हमारा क्या होता है, ये जब कभी मतलब इतने सभी चीजें जब वायु के संपर्क में आ जाती हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं, तो उनमें ऑक्साइड की परतें जमना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। बात कर ले, या फिर लोहे को वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन भाई इसको जब वायु में गर्म करोगे तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन जो इनके लौह चूर्ण होंगे वो बहुत तेजी से जलने लगेंगे। जो छोटे कण होंगे इनके, अगर वो कण में है तो वो क्या होते हैं, वायु की अभिक्रिया में जब तुरंत ही जलने लगते हैं, ठीक है। आगे बात कर लें, कॉपर Cu पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत जम जाती है। भाई इसमें भी जब वायु, कॉपर में भी जब वायु आता है तो आपने देखा होगा कि उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो आपके घर में कॉपर हो कोई भी चीज हो तो देखिए उसमें काले रंग की परत जमना स्टार्ट हो जाती है, हवा लगते लगते, ठीक है ना, नमी आ जाती है। Ag और Ag मतलब सोने, चांदी और सोने में वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है ना। अब बात कर लें, एक और टॉपिक है इसी में, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। वह धातुएं ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। जैसे बात कर ले हम इसकी Al2O3 की बात कर लें, इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात कर लें, इसको जब हम अम्ल के, ये अम्ल है आपका, ठीक है ना, HCl क्या है आपका, अम्ल है। जब अम्ल के साथ इसमें जब अभिक्रिया करा रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है भाई, हमें क्या मिल जा रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ साथ क्या मिल जा रहा है, जल भी मिल जा रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बात कर लें, इसी चीज को जो हम क्षार से, किससे, यानी OH क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है, वही प्रक्रिया हमारे सामने
आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या समझते हैं कि उभयधर्मी क्या होते हैं आपके भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करते हैं, अम्ल क्षार किसी के साथ भी अभिक्रिया कराओ तो क्या मिल जाता है हमें, अम्ल और जल तथा लवण की प्राप्ति करा देते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे टॉपिक बताया जाए, ठीक है। चलिए भाई, रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे ना, हम बात कर लेते हैं जल के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया का मतलब समझे, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें हम। जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब धातु और जल का जब अभिक्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे बात कर लें 2Na की, ये Na आपका 2Na को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या मिल जा रहा है ना, ये आपका NaOH मिल गया, डाइऑक्साइड प्लस H2 मिल जा रहा है, ठीक ना, हाइड्रोजन मिल गया। इस तरीके से जब कभी ये कंडीशन आती है तो ये आपका हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे तरीके से बात कर लें कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। से बात कर लें NaKCA, कहने का मतलब सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जब ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, ये केवल किससे अभिक्रिया करेंगे, केवल और केवल ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करेंगे। दूसरी बात कर लें इनकी तो AlFe और जिंक जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है, ये जल के साथ नहीं जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, हमारे पास सोना चांदी और कॉपर शीशा क्या करता है, जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, पॉइंट आप नोट करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब दूसरी कंडीशन, दूसरा टॉपिक है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे करेंगे। जब धातु को तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है। किस तरीके से, जैसे हमारे पास एक धातु था, इसको हम किससे, एक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या देख लें, हमारे पास ये आपका नमक मिल गया और ये आपका हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है ना। दूसरे तरीके से बात कर लें धातु की अन्य धातु लवण, बात तो यहाँ पे एक धातु लवण थे, ठीक है ना। अगर अन्य मिल जाए तब क्या कंडीशन होगी भाई, मान लो धातु A और लवण B इन दोनों को अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण A आपस में A हो जा रहा है और धातु B क्या हो जा रहा है, ये विस्थापित हो जा रहा है, धातु B विस्थापित हो रहा है। भाई यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लिए Fe और CSO4 को, जब यहाँ पे हम अभिक्रिया कराए तो हमने देखा कि जो SO4 है इसके साथ अभिक्रिया कर लिया, ठीक है ना, लेकिन Cu क्या किया, इसने विस्थापित कर दिया। इसका रीजन विस्थापित करने का क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ही अधिक क्रियाशील है, इसलिए क्या किया, इसके साथ इसने अपना संबंध बना करके Cu को क्या किया, विस्थापित कर दिया, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। चलिए भाई, बात कर लेते हैं आगे में रासायनिक गुणधर्म में ही धातुओं की अधातुओं के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। बात कर लें तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। अब कहोगे भाई अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष का मतलब क्या होता है। जैसे बात कर ले हमारे पास सोडियम है यानी है, ठीक है ना, इसका क्रमांक कितना होता है भाई, 11 होता है, ठीक है। तो 11 को अगर हम संयोजकता कोष में तोड़ते हैं तो 8 2 10 हो जाता है और एक आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, निकल जा रहा है बाहर। तो इस कंडीशन को क्या कर सकते हैं हम, धातु को आधातुओं के साथ जब आधातुओं के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसका एक पॉइंट ये समझ में आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, धातु तत्वों का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, मुक्त होता है। दूसरी बात कर लें, धातु संयोजकता कोष से त्याग करके जो त्याग करेगा, जो छोड़ देगा, वो क्या बनाएगा, धन आयन बनाएगा। ध्यान समझिएगा, Na होता है अभी NaCl के निर्माण में हम बताएंगे कि Na+ कैसे बन गया, ठीक है। दूसरी बात कर लें, अधातु संयोजकता कोषों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। वो ऋणायन बनाते हैं, जैसे Cl क्या है, ये आपका ऋणायन बना देता है, ठीक है। ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, जैसे कि NaCl। अब NaCl का निर्माण हम कैसे करेंगे, से मान चलिए हमारे पास Na है इधर और हमारे पास इधर क्या है, Cl है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि इसके पास 11 होते हैं, ठीक है, इसके पास कितने होते हैं, 17 होते हैं। तो इसको देखो सिद्ध करने का क्या, इसका लिखने का तरीका क्या होता है कि अगर हम क्रॉस करेंगे तो डबल होगा। चलिए भाई देखिए, Na का मैंने बताया था कि Na का जो होता है परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो उसको जब हम संयोजकता के हिसाब से बांटते हैं तो क्या होता है, 2 8 1 आ जाता है। और मैंने क्लोरीन का 17 बताया आपको, ठीक है। तो इसको जब हम बांटे हैं तो कितना होता है, ये 2 होता है,
फिर 8 होता है, फिर क्या होता है आपका 7 हो जाता है। ठीक, तो बात कर लें कि इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, और इसको जरूरत कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसके पास क्या है भाई 8 कोष, इसमें 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो अगर इसमें एक और आ जाएगा, एक इसमें अगर हमको मिल जाएगा तो इसका मतलब एक कोष पूरा हो जाएगा। तो यहां से ये वाला क्या करता है, एक इसको दे देता है, ठीक है ना। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हमारा Na है वो क्या कर रहा है, ये धनायन है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है किसी को, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है, ठीक है। और हमारा जो Cl है ये क्या कर रहा है, किसी से एक ले रहा है, ठीक है ना। ये Na से क्या कर रहा है कि ले रहा है। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको इस तरीके से लिख देंगे। कहने का मतलब जो NaCl का निर्माण होता है वो इस तरीके से जाकर के आपका संभव हो पाता है, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसीलिए Na को हमेशा क्या लिखा जाता है, प्लस में लिखा जाता है, और Cl को हमेशा किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर यौगिक के गुणधर्म बता दें आपको। चलिए भाई बात कर लें आयनिक धातुओं का गुणधर्म क्या होता है। जो आयनिक धातुएं होती हैं ना वो क्या होता है, ठोस होती हैं, कठोर होती हैं, भंगुर होती हैं। ठोस का मतलब जानती हो, ठोस कैसा होता है, कठोर कैसा होता है, भंगुर मैंने समझा दिया पहले भी। इनका गलनांक अधिक होता है और क्वथनांक दोनों ही क्या होता है, अधिक ही होता है, ठीक है ना। जल में ये क्या होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं। हमारे जो आयनिक धातु हैं जल में तो घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल और कैरोसिन से में ऑयल में ये क्या होते हैं, मिट्टी के तेल में ये घुलनशील नहीं होते हैं। गलित रूप में विद्युत के सुचालक, अगर ये द्रव अवस्था में नहीं गले हुए रूप में हैं, इनमें विद्युत क्या करता है, सुचालक होता है, इसमें विद्युत आसानी से प्रवेश कर सकता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही आज के लिए। इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम आप लेकर आएंगे, ठीक है ना। इसके पहले की वीडियो की मैं जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आप लोगों हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी कमेंट करिएगा, उसका सलूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए